हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 9। आज हम लोग क्लास 9 करने जा रहे हैं। इसमें ये डेली आप लोगों को क्लास 7 से 8 बजे के बीच मिलती है शाम को, और इसमें डेली 25 क्वेश्चन होते हैं। पूरे व्याख्या सहित इसमें 25 क्वेश्चन को कराया जाता है। मैं बता दूं कि ये जो क्लास है इसमें जून 2015 के क्वेश्चन को रखा गया है, 25 क्वेश्चन को। तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा, वो भी पूरे व्याख्या के साथ रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। है कि पंडित सरलसत बख्श खाड़ई देहई बुद्ध पसंद न जाड़ई। ये जो पंक्ति है वो किस रचनाकार की है? ए सरापा की है, बी कड़ापा की है, सी सबरिपा की है और डी नागार्जुन की है। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये पंक्ति सरापा की है। ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पंडित सल बसंत न जाड़े, ये किसकी है? सरापा की है। एकड़ की जई मंत्रण तंत्र, ये कड़ापा की है। और जो ये पिंड सोई से ब्रह्मांडे, ये गोरखनाथ की पंक्ति। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, तो आप इसको याद क्या याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह किसके विषय में पंक्ति है? यह किसके विषय में? ए बिहारी, बी विद्यापति, सी मतीराम और डी भिखारी दास। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये जो पंक्ति है वो किसके विषय में है? तो यह विद्यापति के विषय में। ऑप्शन बी सही है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के लिए कहा है इस पंक्ति को। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। यह उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विद्यापति के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी? ए उक्त व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ण रत्नाकर, सी राहुल वेल और डी बसंत विलास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन बी सही है। लिखा भी यहाँ पे कि मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। यह शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? की नायिका है? ए कृति पताका, बी आलाखंड, सी विसल देवरासो और डी रड़मल छंद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो देखो, जो राजमती है वो विसल देव रासो की काव्य कृति की नायिका है। ऑप्शन सी सही है 4 का। राजमती विसल देव रासो ग्रंथ की नायिका है। इसकी रचना नरपति नाल ने। विसल देव रासो की रचनाकार कौन है? नरपति नाल। कब? 1155 ईस्वी में किया था। यह एक गे काव्य है। क्या मतलब? ये गाने वाला काव्य है। इसकी 4 खंड है। कितने खंड है इसके? 4 खंड है तथा लगभग 2000 चरण है। कितने? 2000 चरण है। यह वर्ण रत्नात्मक काव्य है। इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। यह श्रृंगार प्रधान रचना है। देखिए क्या क्या है? विसल देव रासो, ये नरपति नाल है, 1155 इसका मतलब प्रकाशन वर्ष है, और इसमें 4 खंड है। इसमें कितने? 4 खंड है, 2000 चरण है। ये वर्णनात्मक काव्य है और यह एक गे काव्य है, मतलब गाया जाता है। और इसमें जो वीर गीत काव्य भी इसमें सम्मिलित है। ये इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ए गीत गोविंद टीका, बी प्रेम तत्व निरूपण, सी राग गोविंद और डी नरसिंह जी का मायरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम तत्व निरूपण।
ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे लिखा है कि मीराबाई की प्रमुख रचना इस प्रकार है। गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद है, नरसिंह जी का मायरा है, राग सोठा है, मलार राग है और रुक्मणी मंगल है। इनकी मीराबाई की है। अब प्रेम तत्व निरूपण ये किसके, ये कृष्णदास की रचना है। प्रेम तत्व निरूपण किसकी है, कृष्णदास की है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतज्ञ तथा शुभ कवि गायक भी थे। क्वेश्चन नंबर 6, सुर समाना चंद में दहूं क्या घर एक, ये किसकी पंक्ति है। सुर समाना चंद में दहूं क्या घर एक, ये सूरदास की, कबीरदास की, सी चंद्र वरदाई की और डी जायसी की। ते पंक्ति किसकी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। ते पंक्ति कबीरदास की। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देखो कुछ पंक्तियाँ लिखी गई, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुर समाना चंद में दहूं क्या घर एक, कबीरदास की है। प्रभु हो सब पतितन कोटि को, ये सूरदास की है। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुध जानिए, चंद्र वरदाई की है। और नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, ये जायसी की है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी गोविंद स्वामी और डी चित्त स्वामी। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हित हरिवंश। हित हरिवंश है। क्वेश्चन नंबर 8, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ादिया जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। ए अमीर खुसरो, बी नज़ीर अकबराबादी, सी उस्मान और डी कबीरदास। ये जो पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो वह है उस्मान। ऑप्शन सी सही है 8 का। उस्मान नहीं, कबीरदास है, सॉरी कबीरदास है। ऑप्शन 8 डी सही है 8 का, कबीरदास। रखिएगा, इसको दे लीजिए कि हमन ने इश्क डेड दुनिया से यारी क्या, ये कबीरदास की है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। 2 में लिखा सुनी से डरावन लागे विरह अगिन मोहि डर चाहे, ये अमीर खुसरो की है। सुनी से डरावन लागे विरह अगिन मोहि डर जाए। 3 में कि बलदीप देखा अंग रेखा तहाँ जाए यही कठिन करे जाए, उस्मान का है। और जब आदमी के पेट में आती है रोटियां फूल नहीं बदन में समाती है रोटियां, ये नज़ीर अकबरवादी की है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू मत पर पाँव न राखियो का बहु तो जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है। ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी बुंदेली। मतलब कि जो पंक्ति लिखी गई है यहाँ से और यहाँ तक कि हिंदू मुख पर पाँव न राख्यो का बहु तो जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्ति किस बोली की है। तो यह अवधी बोली की है। ऑप्शन सी सही है। 9 का ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि हिंदू मुख पर पाँव न रख डेड हिंदी भाखो, ये अवधी भाषा में पंक्ति है। इसके लेखक कौन, नूर मोहम्मद है। इसके लेखक कौन, नूर मोहम्मद है। यह पंक्ति अनुराग बासुरी से उल्लेखित है। मतलब ये जो पंक्ति नूर मोहम्मद की है और किस ये अनुराग बासुरी से उल्लेखित है। ये जो पंक्ति अनुराग बासुरी से उल्लेखित है, इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो देखो सही जो इसमें क्रम है वो ऑप्शन सी है। पहले कबीरदास हैं, उसके बाद गुरु नानक हैं, उसके बाद दादू दयाल, उसके बाद मलुकदास है। आगे लिखा उसको देख लेते हैं। देखिए कबीरदास,
इनका जो जन्म हुआ था लहरतारा बनारस में हुआ था और इनका जो समय 1398 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक, इनका जो जन्म स्थान है तलवड़ी ननकाना साहब और इनका जो समय था 1469 ईस्वी था। दादू दयाल, इनका जो जन्म हुआ था अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में। और मलुकदास, इनका जो जन्म स्थान था कड़ा और इसका जो समय था 1574 ईस्वी। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। पहले कबीरदास, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद दादू दयाल, उसके बाद मलुकदास। क्वेश्चन नंबर 11, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कवियों में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी देव और डी पद्माकर। रीतिकाल के किस कवि ने अपने कवियों में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्माकर ने। देखिए लिखा है, पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। जैसे फागु की भीड़ अभिरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खिलन हो रही। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। मतलब शुक्ल जी बोलते हैं कि ऐसा जो सर्वप्रिय कवि है इस काल के भीतर जो बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? ए कवि कुल कल्पतरु, बी भाव विलास, सी भवानी विलास और डी अष्टायाम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कौन सी रचना देव की नहीं है? ए कवि कल्पतरु, ये जो है इनकी रचना देव की रचना नहीं है। तो ये किसकी? ये चिंतामणि की है, ये चिंतामणि की रचना है। ठीक, कवि कुल कल्पतरु, बाकी ये देव की है तीनों। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि देव की प्रमुख रचना इस प्रकार है। भाव विलास है, भवानी विलास है, अष्टायाम है, राग रत्नकार है, कुशल विलास है, जाति विलास है, सुजान विनोद है, प्रेम तरंग इत्यादि है। कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक आदि चिंतामणि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? ए रोला, बी दोहा, सी सोटा और सी चौपाई। तो किस में लिखी गई? ये रोला में लिखी गई, ऑप्शन ए सही है 13 का। रास पंचाध्यायी नंदलाल नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की रचना है ये रास पंचाध्यायी, तथा यह रोला छंद में रचित है। इसमें लौकिक एवं परलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें लौकिक और परलौकिक प्रेम को जो समन्वित रूप है उसको प्रस्तुत किया गया है। यह रचना 5 अध्यायों में है तथा श्रीमद् भागवत इसका आधार ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी लाला भगवान दीन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन सी सही है 14 का। देखो लिखा भी कि आचार्य शुक्ल ने केशव दास की रामचंद्रिका के संदर्भ में कहा है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्य का कोई आकर्षक नहीं था। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। क्वेश्चन नंबर 15, रचनाकाल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचनाकाल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन बी, रसिक प्रिया, कवि कल्पतरु,
ललित, ललाम और अलंकार। देखिए मैं बारी बारी से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ए में ये है, बी में ये है। जैसे सी में पूरा बताऊँगा तो फिर थोड़ा समय लगेगा, इसलिए समय को भी बचा रहा हूँ और डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका जो हल है उसको बता रहा हूँ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहले रसिक प्रिया, फिर कवि कुल कल्पतरु, उसके बाद ललित ललाम, उसके बाद अलंकार माला। आगे लिखा भी है, देख लेते हैं। रसिक प्रिया, इसका वर्ष क्या 1591 है। किसका है? केशवदास का है। रसिक प्रिया देखिए याद करिएगा, रसिक प्रिया केशवदास 1591। कवि कुल कल्पतरु मैंने पहले ही बताया था किसका है, चिंतामणि का है। 1650 से 63 ईस्वी चिंतामणि का है। ललित ललाम 1661 14 ईस्वी किसका? मतीराम का है। ललित मतीराम का है। और अलंकार माला किसका? सूरत मिश्र का है, 1711 ईस्वी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकार का नाम दिया गया, जैसे भूषण है, घनानंद है, सूरत मिश्र है और मतीराम है। कौन है? मतीराम है। उसके बाद यहाँ पे रस रत्नाकर, रसराज, इसकलता और रस सारांश और अलंकार प्रकाश। ठीक, तो क्या करें? मिलान करना है। भूषण, भूषण की रचना कौन सी है? भूषण की जो रचना है वो कौन सी है? तो वह है अलंकार प्रकाश, 1/5। घनानंद, घनानंद किसके? इशकलता की है। घनानंद की कौन सी रचना? वो है इशकलता। सूरत मिश्र की कौन सी रचना? वो है रस रत्नाकर। और मतीराम की कौन सी रचना है? तो वह रसराज। तो ऑप्शन ए सही है इसका, 16 का। 16 का ऑप्शन ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। बीती विभावरी जागरी, अमर पनघट में डूबी रही, तारा घट उषा नगरी। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ए प्रेम पथिक, बी झरना, सी कानन कुसुम, डी लहर। बीती विभावरी जागरी, अमर पनघट में डूबो रही, तारघाट उषा नगरी। ये जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो किस में संकलित है? यह लहर में संकलित है। ऑप्शन डी से 17 का। देखो यहाँ पे लिखा है कि बीती विभावरी जागरी, अमर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नगरी। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कृति लहर, लहर का प्रकाशन क्या 1933 है। और ध्रुव स्वामी, इनकी जो ध्रुव स्वामी है वो भी 1933 ही है। ध्रुव स्वामी नाटक लहर से ली गई है। लहर एक गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना देख लेते। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धारण 1910, शोकोच्छ्वास 1910, प्रभुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायन 1935 इनकी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18। महादेवी वर्मा को किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षी से संबंधित संस्मरण है? ए अतीत के चलचित्र, विपत्त के साथी, सी स्मृति की रेखाएं और डी मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु, कौन सी कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो किसमें है? तो वह है मेरा परिवार। ऑप्शन डी में, 18 का ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेरा परिवार 1956 ईस्वी। कब? मेरा परिवार 1956 किसका? महादेवी वर्मा का है। जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू मतलब गिलहरी का नाम क्या है? गिल्लू रहता है। सोना ये हिरण का नाम रहता है। दुर्मुख ये खरगोश का नाम रहता है। गौरा ये गाय का नाम, नीलू कुत्ता का नाम है, निक्को नेवला का नाम है और रोजी कुतिया का नाम है, रानी घोड़ी का नाम है। मतलब कि जो मेरा परिवार में ये मतलब इन जानवरों के नाम है।
अतीत के चलचित्र, जो अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी और स्मृति और रेखाएं 1943 ईस्वी समाज की निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लिखा है कि प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो होगा सी, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, आप लोग नहीं ध्यान दिया तो फिर से मैं बताता हूँ इसको। देखो, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम उर्वशी, उर्वशी दिया था 1909 में, उर्वशी दिया था ना पहले 1909 में। उसके बाद झरना दिया था 1918 में, झरना 1918। उसके बाद आंसू था 1925 और उसके बाद लहर था 1933। ये चार ही लिखा है ना, उर्वशी 1909, झरना 1918 और उसके बाद आंसू है 1925, लहर 1933। यहाँ पे उनकी अन्य रचना भी यहाँ पे लिखी है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा फिर से, जिसने नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 20। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार हैं। ए आगे, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी त्रिलोचन और डी केदारनाथ अग्रवाल। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो वो है आगे है, ऑप्शन ए सही है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे हैं। देखिए यहाँ पे फिर कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई यहाँ पे कि एक तनी हुई रस्सी में नाचता हूँ, ये आज्ञा की है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो और हारे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। जड़त है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, ये त्रिलोचन की है। और हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है, ये केदारनाथ अग्रवाल की। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां ये चारों, ठीक ना। में किसमें लिखा है कि युग धारा के रचयिता हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन और डी केदारनाथ अग्रवाल। युग धारा के रचयिता कौन है? युग धारा के रचयिता है नागार्जुन, ऑप्शन सी सही है 21 का। देखो, युग धारा 1953 ईस्वी, युग धारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959 और प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्माकुर 1971, तालाब की मछली 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। ये सब नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नागार्जुन की कृत भस्माकुर 1971 ईस्वी का खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायतन और आत्मजयी। रश्मिरथी 1952 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन वो है? दिनकर। रश्मिरथी की रचनाकार कौन है? दिनकर, रश्मिरथी दिनकर। कनुप्रिया, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? वो है धर्मवीर भारती, 1959 ईस्वी, धर्मवीर भारती। लोकायतन, लोकायतन इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है और इसके कौन है? रचनाकार पंत हैं। और आत्मजयी, आत्मजयी 1965 ईस्वी और इसके रचनाकार कुंवर नारायण है, ठीक। तो रश्मिरथी दिनकर, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, लोकायतन पंत और आत्मजयी कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रगति और परंपरा, उद्यतन, अंगद की नियति और यंत्र और तंत्र सर्वत्र। ऑप्शन डी है। देखो, प्रगति और परंपरा इसका प्रकाशन वर्ष 1949 है, किसका है? रामविलास शर्मा। प्रगति कौन करता है? रामविलास शर्मा करते हैं, ठीक। उद्यतन 1977 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष किसका है? आगे का है। अंगद की नियति
अंगद की नियति का प्रकाशन वर्ष 1984 है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। और यंत्र तंत्र सर्वत्र, ये यंत्र और तंत्र के साथ कौन कौन चलता है? तो वो शरद जोशी। तो यंत्र तंत्र सर्वत्र शरद जोशी। ठीक, आप लोग इस तरह ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकार मतलब कि रचना का नाम दिया गया, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। रचना में कौन सा? निशा निमंत्रण है, प्रभात फेरी है, नींद के बादल है और जीवन का गान है। रचनाकार में कौन है? नरेंद्र शर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी है, शिव मंगल सिंह सुमन है और केदारनाथ अग्रवाल है। 24 का आंसर क्या होगा? तो देखो 24 का जो मतलब कि निशा निमंत्रण किसका है, इसको पहले देख लेते हैं। तो किसका है? निशा निमंत्रण है हरिवंश राय बच्चन का है। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी ये किसका? ये नरेंद्र शर्मा का है प्रभात फेरी। ए का 2 और बी का 1 किसमें है? ए का 2 और बी का 1 किसमें है? तो ऑप्शन सी और डी तो सेम ही है, तो दोनों मतलब कि एक ही हो जाएगा। नींद के बादल, नींद के बादल किसका है? तो वह केदारनाथ अग्रवाल का है। और जीवन के गान ये किसका है? तो शिव मंगल सिंह सुमन का है, जीवन के गान। तो ऑप्शन सी और डी मतलब इनमें से दोनों का सेम ही है, तो इनमें से एक मान लेते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है। देखो निशा में निमंत्रण किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। कब? 1938 में प्रकाशित हुआ था। प्रभात फेरी किसका है? तो वो है नरेंद्र शर्मा का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1938। और नींद के बादल, नींद में कौन रहता है? केदारनाथ रहता है हमेशा नींद के बादल, तो नींद के बादल 1947। और जीवन के गान, जीवन के गान कौन गाता है? शिव मंगल सिंह सुमन 1941। और माखनलाल, ये समर्पण किसका? ये है माखनलाल चतुर्वेदी का है 1956 ईस्वी। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? ए समानांतर चलते हुए, बी अपने दायरे, सी गलत होता पंचतंत्र और डी जानवी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजेश सेठ की नहीं है? तो कौन राजेश सेठ की नहीं है? तो वह जानवी, ऑप्शन डी सही है 25 का। देखो राजेश सेठ की प्रमुख कहानियां हैं समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, आधे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली और गमे हाथ ने मारा उसी जंगल में इत्यादि हैं। जानवी जैनेन्द्र की प्रमुख रचना है। जानवी किसकी है? जैनेन्द्र की प्रमुख रचना है। ठीक ना, जानवी जो है वो किसकी है? तो वो है जैनेन्द्र की प्रमुख रचना है। इनकी अन्य कहानियाँ फांसी, एक रात, चिड़िया, खेल, ये जानवी की प्रमुख रचना है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आप लोग के सामने ऐसे डेली क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा पूरे व्याख्या के साथ, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।